नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतवर्ष के उस स्वर्णिम इतिहास की यात्रा पर चलेंगे जिसने हमारे देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की हमारी कहानी उस कालखंड की है जब भारत अंधकार में डूबा था और उसे एक नई रोशनी की जरूरत थी। यह गाथा एक ऐसे साधारण बालक की है जिसने अपनी मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। हम बात करेंगे अखंड भारत के निर्माता, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महान गुरु आचार्य चाणक्य की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अपमान का बदला लेने के लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा तख्तापलट हुआ। हम देखेंगे कि कैसे भारत की सीमाओं ने उस समय के विश्व विजेता सिकंदर के हौसलों को पस्त कर दिया था। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह त्याग नीति और कूटनीति का एक अद्भुत संगम है जो आपको रोमांचित कर देगा। इस ऐतिहासिक महागाथा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही विनम्र और छोटा सा निवेदन है। हम बहुत मेहनत और गहरे शोध के बाद आपके लिए ऐसे विस्तृत और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक वीडियो लेकर आते हैं। इसलिए यदि आप भारत के इतिहास से प्रेम करते हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही शानदार और लंबी अवधि वाले वीडियो बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करते हैं और चलते हैं आज से लगभग 2300 साल पीछे के प्राचीन भारत की ओर। उस समय भारतवर्ष आज की तरह एक संगठित राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था और इनमें 16 महाजनपद सबसे प्रमुख थे जो आपस में लड़ते रहते थे। इन सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के समय में बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानी जाती है। पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर शहरों में से एक था, जहां अपार धन और संपदा थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा यह शहर व्यापार, राजनीति और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी और वहां के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जो युद्ध में बहुत काम आते थे। वहां लोहे की विशाल खदानें थीं, जिससे मगध के पास उस समय के सबसे बेहतरीन और मजबूत हथियार थे। लेकिन मगध के सिंहासन पर जो राजा बैठा था, वह अपनी प्रजा के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। उस राजा का नाम धनानंद था, जो नंद वंश का 9वां और अंतिम शासक था और बेहद क्रूर स्वभाव का था। धनानंद को धन इकट्ठा करने का एक अजीब सा नशा था और वह अपनी प्रजा का खून चूसने में लगा था। उसने प्रजा पर इतने प्रकार के कर लगा रखे थे कि आम आदमी का जीवन जीना दूभर हो गया था। इतिहासकार बताते हैं कि उसने पत्थरों पर, पेड़ों की गोंद पर और यहां तक कि खालों पर भी टैक्स लगा दिया था। धनानंद के पास उस समय की सबसे विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक और हजारों घुड़सवार थे। उसकी सेना में हजारों युद्ध हाथी थे, जिन्हें देखकर दुश्मन की सेनाएं बिना लड़े ही मैदान छोड़ देती थीं। अपनी इसी ताकत और धन के नशे में वह किसी की नहीं सुनता था और अपने मंत्रियों का भी अपमान करता था। प्रजा अपने राजा से नफरत करती थी, लेकिन उसके क्रूर सैनिकों के डर के कारण कोई भी मुंह नहीं खोलता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था या कारागार में डाल दिया जाता था। ठीक उसी समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर एक बहुत बड़ा और भयानक संकट मंडरा रहा था। यूनान का राजा सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है, वह अपनी विश्व विजय पर निकला था। सिकंदर ने उस समय के शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को धूल चटा दी थी और अब उसकी भूखी नजर भारत पर थी। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी और जहां से भी गुजरती थी, वहां तबाही और मौत का मंजर छोड़ जाती थी। सिकंदर की सेना आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी और भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तक्षशिला के राजा आंभी ने सिकंदर के डर से बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया और उसका स्वागत किया। यह भारत के इतिहास का एक बहुत ही शर्मनाक पल था, जब किसी भारतीय राजा ने दुश्मन का साथ दिया। लेकिन पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया और झेलम नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ। भले ही राजा पोरस हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर के सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया। सिकंदर के सैनिक अब थक चुके थे और वे भारत के भीतरी हिस्सों में जाने से डरने लगे थे। इस विदेशी खतरे को तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य बहुत ही गंभीरता से देख रहे थे। उन आचार्य का नाम विष्णुगुप्त था, जिन्हें दुनिया चाणक्य या कौटिल्य के नाम से अधिक जानती है। चाणक्य देखने में बहुत साधारण थे और उनका रंग काला था,
लेकिन उनकी बुद्धि सूर्य के समान तेज थी। वे तक्षशिला में राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य थे और वे देश की परिस्थितियों को समझते थे। वे जानते थे कि अगर भारत के छोटे छोटे राजा एक नहीं हुए तो सिकंदर पूरे भारत को गुलाम बना लेगा। वे यह भी जानते थे कि सिकंदर को रोकने की शक्ति केवल मगध की विशाल सेना में ही है। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की लंबी और कठिन यात्रा की। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह मगध के राजा धनानंद को देश की रक्षा के लिए तैयार करना। वे चाहते थे कि मगध का राजा अन्य भारतीय राजाओं का नेतृत्व करे और एक संयुक्त मोर्चा बनाए। जब चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का राजा प्रजा के दुख दर्द से बिल्कुल बेखबर है। राज दरबार में चाणक्य ने प्रवेश किया, जहां धनानंद मदिरा और नृत्य संगीत में पूरी तरह डूबा हुआ था। चाणक्य ने बहुत ही विनम्रता से राजा को समझाने का प्रयास किया कि राजन, देश पर बहुत बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि यूनानी सेना हमारी सीमाओं पर खड़ी है और हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक होना होगा। चाणक्य ने चेतावनी दी कि अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो इतिहास और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने राजा को राजधर्म की याद दिलाई कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि भोग विलास। लेकिन धनानंद को एक गरीब और साधारण दिखने वाले ब्राह्मण का उपदेश सुनना अपनी शान के खिलाफ लगा। सत्ता के अहंकार में अंधे धनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने चाणक्य के रंग रूप और उनकी गरीबी पर भद्दे कमेंट किए और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। धनानंद ने चिल्लाकर कहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, तू मुझे राजकाज सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मेरी सेना और मेरा धन ही मेरी शक्ति है और मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को धक्के मारकर महल से बाहर फेंक दिया जाए। धनानंद ने स्वयं आगे बढ़कर आचार्य चाणक्य को जोर से धक्का दिया, जिससे वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। इस धक्के से चाणक्य की शिखा यानी उनकी चोटी का बंधन खुल गया, जो एक ब्राह्मण के लिए बड़ा अपमान था। उस समय राज दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी लोग चाणक्य की ओर देखने लगे कि अब क्या होगा। चाणक्य ने धीरे से अपनी धूल झाड़ी और अपनी खुली हुई शिखा को हाथ में लेकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि क्रोध की एक ऐसी ज्वाला थी जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। उन्होंने भरी सभा में गर्जना करते हुए कहा कि धनानंद, तुमने आज ज्ञान और त्याग का अपमान किया है। तुमने अपनी जिस शक्ति के घमंड में मेरा अपमान किया है, मैं उसी शक्ति को चकनाचूर कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मगध के सिंहासन पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाऊंगा जो वास्तव में राजा कहलाने के योग्य होगा। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक मैं अपनी यह खुली हुई शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य की यह भीषण प्रतिज्ञा सुनकर धनानंद और उसके मंत्री कुछ पलों के लिए सहम गए। लेकिन फिर धनानंद ने हंसते हुए कहा कि जा देख लेंगे, तेरी प्रतिज्ञा, अब यहां से भाग जा। अपमानित होकर चाणक्य राजमहल से बाहर निकले, लेकिन उनका मन अब शांत नहीं था। उनके पास न सेना थी, न धन था और न ही कोई राज्य था, केवल उनकी बुद्धि और प्रतिज्ञा थी। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि धनानंद जैसे शक्तिशाली राजा को हराने वाला योद्धा कहां से लाएं। वे एक ऐसे कच्चे हीरे की तलाश में निकल पड़े जिसे तराश कर वे भारत का भाग्य बदल सकें। वे मगध के जंगलों और गांवों में भटकने लगे और बच्चों को ध्यान से देखने लगे। एक दिन विंध्याचल के जंगलों के पास एक गांव में उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो खेल रहे थे। उस खेल का नाम राजकीलम था, जिसमें बच्चे राजा और मंत्री बनकर न्याय करने का नाटक करते थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था और बाकी बच्चे उसके सामने अपनी समस्याएं ला रहे थे। चाणक्य ने एक पेड़ के पीछे छिपकर उस बालक की गतिविधियों को ध्यान से देखना शुरू किया। बालक जिस गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ फैसले सुना रहा था, वह अद्भुत और अविश्वसनीय था। उसकी आवाज में एक प्राकृतिक रोब था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। जब एक बच्चे ने अपराधी होने का नाटक किया, तो बालक ने उसे ऐसी सजा सुनाई जो पूर्णतः न्यायपूर्ण थी। चाणक्य समझ गए कि यही वह बालक है जिसमें भविष्य का सम्राट बनने के सारे गुण मौजूद हैं। वह बालक चंद्रगुप्त था, जो अपने मामा के घर में एक साधारण ग्वाले की तरह रह रहा था। चंद्रगुप्त का जन्म मौर्य वंश में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक साधारण जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। चाणक्य ने उस बालक के संरक्षक से बात की और उसे 1000 कार्षापण मुद्राएं देकर अपने साथ ले लिया।
चंद्रगुप्त को अपने परिवार से दूर जाना पड़ा, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य अब बहुत बड़ा होने वाला था। चाणक्य उस बालक को लेकर तक्षशिला पहुंचे, जो उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा मंदिर था। तक्षशिला में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे और वहां की शिक्षा प्रणाली बहुत कठोर और श्रेष्ठ थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पुत्र से भी बढ़कर स्नेह दिया और उसका पालन पोषण किया। लेकिन प्रशिक्षण के मामले में चाणक्य बहुत कठोर थे, क्योंकि वे जानते थे कि संघर्ष बहुत बड़ा है। चंद्रगुप्त का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और देर रात तक चलता था। उन्हें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया गया, ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके और वे धर्म को समझें। युद्ध कला में उन्हें तलवार चलाना, भाला फेंकना और तीरंदाजी की बारीकियां सिखाई गईं। हाथी और घोड़ों को नियंत्रित करना और रथ चलाना भी उनके प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा था। लेकिन चाणक्य ने सबसे ज्यादा जोर राजनीति और कूटनीति की शिक्षा पर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि शत्रु के मन को कैसे पढ़ना है और कब वार करना है। उन्हें जासूसी कला में पारंगत किया गया और विश्व विद्या का भी ज्ञान दिया गया। चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि एक राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। लगभग 7 से 8 वर्षों तक यह कठोर तपस्या चली और चंद्रगुप्त एक युवा और शक्तिशाली योद्धा बन गए। जब शिक्षा पूरी हुई तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि उनके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। उन्होंने बताया कि तुम्हें मगध को अत्याचारी शासन से मुक्त करना है और विदेशी शत्रुओं को खदेड़ना है। गुरु का आदेश पाकर चंद्रगुप्त का खून खौल उठा और वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी और न ही धन था। उन्होंने कुछ स्थानीय राजाओं और वनवासियों को मिलाकर एक छोटी सी सेना तैयार की। अपने युवा जोश में उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि जनता धनानंद से नाराज है तो वे उनका साथ देंगे और जीत आसान होगी। लेकिन यह उनकी अनुभवहीनता थी और यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। धनानंद की सेना बहुत संगठित थी और पाटलिपुत्र की सुरक्षा दीवारें बहुत मजबूत थीं। चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और वे बिखर गए। चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। वे दोनों वेश बदलकर मगध के गांवों में छिपते फिर रहे थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। वे हताश थे और सोच रहे थे कि आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी एक गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। वे एक घर के बाहर बैठे थे, जहां एक बूढ़ी मां अपने भूखे बच्चे को खाना खिला रही थी। थाली में बहुत गर्म खिचड़ी थी और बच्चे को बहुत तेज भूख लगी थी। बच्चे ने आव देखा न ताव और अपना हाथ सीधे खिचड़ी के बीचों बीच डाल दिया। गर्म खिचड़ी से उसका हाथ जल गया और वह जोर जोर से रोने लगा। मां ने उसे डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू भी वही गलती कर रहा है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की। बच्चा रोते हुए चुप हुआ और मां की बात सुनने लगा और चाणक्य भी कान लगाकर सुनने लगे। मां ने कहा कि गर्म खिचड़ी को कभी भी बीच से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। खिचड़ी को हमेशा किनारे से थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, जहां वह ठंडी होती है। जब किनारे खत्म हो जाएं, तब धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ना चाहिए, तब हाथ नहीं जलता। यह साधारण सी बात चाणक्य के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई कि उन्होंने सीधे मगध के केंद्र यानी पाटलिपुत्र पर हमला किया था। उन्हें पहले मगध के बाहरी सीमाओं और सीमावर्ती राज्यों को जीतना चाहिए था। इस ज्ञान ने उनकी पूरी रणनीति को बदल दिया और वे नए उत्साह के साथ काम में जुट गए। चाणक्य ने अब कूटनीति का सहारा लिया और दुश्मन के दुश्मनों को अपना मित्र बनाना शुरू किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतक के साथ संधि की, जो मगध पर हमला करना चाहता था। इसके अलावा उन्होंने पंजाब और सिंध के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां यूनानी शासन कमजोर पड़ रहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में आपसी झगड़े शुरू हो गए थे, जिसका फायदा चाणक्य ने उठाया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तर पश्चिम भारत को यूनानी दास्ता से मुक्त कराया। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी सेना में नए सैनिकों की भर्ती होने लगी। अब उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें भारतीय सैनिक और कुछ विदेशी भाड़े के सैनिक भी थे। अब उन्होंने मगध की ओर कूच किया, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे राजधानी पर हमला नहीं किया। उन्होंने पहले मगध के बाहरी गांवों और नगरों पर कब्जा करना शुरू किया। जहां भी वे जाते, वहां धनानंद के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर न्यायप्रिय शासन लागू करते। इससे मगध की प्रजा में यह संदेश गया कि चंद्रगुप्त लुटेरा नहीं, बल्कि मुक्तिदाता है।
धीरे धीरे मगध के सीमावर्ती किले चंद्रगुप्त के अधीन होते गए और धनानंद का दायरा सिमटने लगा। चाणक्य ने अपने जासूसों का जाल पूरे मगध में बिछा दिया था और गुप्त सूचनाएं एकत्र कर रहे थे। इन जासूसों ने धनानंद के सेनापतियों और मंत्रियों के मन में राजा के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। कहा जाता है कि चाणक्य ने विषकन्याओं का भी प्रयोग किया ताकि शत्रु खेमे में डर पैदा किया जा सके। धनानंद अब अकेला पड़ने लगा था और उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ रहे थे। अंततः वह समय आ गया जब चंद्रगुप्त की सेना पाटलिपुत्र के मुख्य द्वारों पर आ पहुंची। धनानंद ने अपनी बची हुई सेना के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भीषण युद्ध हुआ और पाटलिपुत्र की सड़कों पर तलवारें टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। चंद्रगुप्त ने साक्षात काल बनकर धनानंद की सेना का संहार किया और महल में प्रवेश किया। अंत में अत्याचारी धनानंद का अंत हुआ और मगध की धरती पाप के बोझ से मुक्त हो गई। आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी खुली हुई शिखा को अंततः बांध लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक बहुत ही धूमधाम से किया गया और वे मगध के नए सम्राट बने। यह भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी, जो आने वाले समय में स्वर्ण युग लाने वाला था। चंद्रगुप्त ने राजा बनते ही सबसे पहले प्रजा के कल्याण के कार्य शुरू किए। उन्होंने किसानों को कर में छूट दी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाईं। लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि एक और बड़ा खतरा पश्चिम से आ रहा था। सिकंदर का सबसे योग्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर अब पश्चिम एशिया का स्वामी बन चुका था। सेल्यूकस का सपना था कि वह सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करे और भारत को जीते। ईसा पूर्व 305 के आसपास सेल्यूकस अपनी विशाल सेना लेकर सिंधु नदी पार कर गया। उसे लगा कि भारत अभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा है और उसे हराना आसान होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब भारत बदल चुका है और यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी विशाल सेना लेकर सेल्यूकस का स्वागत करने के लिए सीमा पर पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यूनानी सेना अपनी घुड़सवार सेना और तीरंदाजों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, लेकिन चंद्रगुप्त के पास एक ऐसा हथियार था जिसका तोड़ यूनानियों के पास नहीं था। वह हथियार थे भारत के विशालकाय युद्ध हाथी, जो जंगल की आग की तरह आगे बढ़ते थे। युद्ध के मैदान में हाथियों ने यूनानी घोड़ों को डरा दिया और उनकी सेना को कुचलना शुरू किया। चंद्रगुप्त की व्यूह रचना इतनी सटीक थी कि सेल्यूकस की सेना चारों तरफ से घिर गई। सेल्यूकस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भारतीय सेना इतनी शक्तिशाली हो सकती है। उसे अपनी हार सामने दिखाई देने लगी और उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। यह संधि सेल्यूकस के लिए बहुत अपमानजनक थी, लेकिन जान बचाने के लिए जरूरी थी। इस संधि के तहत सेल्यूकस को अपने साम्राज्य के 4 बड़े प्रांत चंद्रगुप्त को देने पड़े। ये प्रांत थे एरिया यानी हेरात अराकोसिया यानी कंधार जेड्रेशिया यानी बलूचिस्तान और पेरोपिनिसद यानी काबुल। सोचिए, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा भारत में मिल गया था। इतिहास में पहली बार भारत की सीमाएं हिंदू कुश के पहाड़ों को पार कर गई थीं। इस राजनीतिक संधि को पारिवारिक रिश्ते में बदलने के लिए भी एक समझौता हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। यह विवाह पूर्व और पश्चिम के मिलन का प्रतीक बना और इससे दोनों साम्राज्यों में शांति स्थापित हुई। बदले में चंद्रगुप्त ने अपनी उदारता दिखाते हुए सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। ये हाथी बाद में सेल्यूकस के लिए पश्चिमी युद्धों में बहुत काम आए और उसने कई जीत हासिल की। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैल गया। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक मौर्य ध्वज लहराने लगा। चाणक्य अब प्रधानमंत्री बन गए थे और उन्होंने राज्य को चलाने के लिए कड़े नियम बनाए। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी राजनीति विज्ञान का आधार है। मौर्य प्रशासन इतना सख्त था कि कोई भी अधिकारी रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं करता था। सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और आवागमन आसान हुआ। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई ताकि अकाल के समय भी अनाज की कमी न हो। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जो सौराष्ट्र में स्थित थी और सिंचाई के काम आती थी। पाटलिपुत्र शहर की सुरक्षा और सुंदरता का वर्णन यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कई वर्षों तक रहा और उसने भारत को बहुत करीब से देखा। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र के महल लकड़ी और पत्थर के बने थे और उनकी नक्काशी बेमिसाल थी।
राजा की सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षक भी तैनात की जाती थीं, जो बहुत विश्वसनीय होती थीं। चंद्रगुप्त स्वयं बहुत परिश्रमी राजा थे और वे प्रजा की फरियाद सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। लेकिन समय का चक्र हमेशा चलता रहता है और हर उदय का एक अस्त निश्चित होता है। लगभग 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त के जीवन में एक मोड़ आया। मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा, जो लगभग 12 वर्षों तक चला और स्थिति बहुत खराब हो गई। चंद्रगुप्त ने अपने अन्न के भंडार खोल दिए और हर संभव प्रयास किया कि प्रजा को बचाया जा सके। लेकिन चारों तरफ दुख और मृत्यु को देखकर सम्राट का मन बहुत द्रवित हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके पिछले कर्मों या युद्धों के कारण यह विपत्ति आई है। उसी समय उनकी भेंट जैन मुनि भद्रबाहु से हुई, जिनके ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। भद्रबाहु ने उन्हें बताया कि संसार में दुख का कारण मोह और आसक्ति है। चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि अब उन्हें राजपाट छोड़कर आत्मिक शांति की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को मगध का सम्राट घोषित किया और संन्यास लेने का निर्णय लिया। बिंदुसार भी अपने पिता की तरह योग्य थे और उन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और एक साधारण साधु बन गए। वे भद्रबाहु और अन्य जैन मुनियों के साथ दक्षिण भारत की ओर पैदल यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन चंद्रगुप्त का संकल्प हिमालय की तरह अटल था। वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंचे, जो एक शांत और पवित्र स्थान था। वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने अपना बाकी जीवन तपस्या और ध्यान में बिताने का फैसला किया। एक वह समय था जब उनके इशारे पर लाखों की सेना चलती थी और आज वे अकेले ध्यान में बैठे थे। यही भारतीय संस्कृति की महानता है, जहां सत्ता का मोह त्यागना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संलेखना व्रत का पालन किया। इस व्रत में व्यक्ति धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग कर देता है और मृत्यु का आलिंगन करता है। ईसा पूर्व 298 में भारत के इस महान निर्माता ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन उनके द्वारा स्थापित किया गया मौर्य साम्राज्य अगले कई सौ वर्षों तक भारत पर शासन करता रहा। उनके पोते सम्राट अशोक ने इस साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने दुनिया को सिखाया कि संगठन और बुद्धि से क्या हासिल किया जा सकता है। चाणक्य नीति आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। चंद्रगुप्त का साहस हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता अगर हौसला बुलंद हो। आज हम जिस भारत के नक्शे को देखते हैं, उसकी पहली रूपरेखा इन्हीं महापुरुषों ने बनाई थी। इतिहास के पन्नों में इनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे महापुरुष पैदा हुए। इनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि देश हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कोई कर्म नहीं। आज भी जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने चंद्रगुप्त का चेहरा आता है। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो दोस्तों, यह थी एक विस्तृत गाथा भारत के पहले साम्राज्य और उसके संस्थापक की। हमने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको इतिहास के हर उस पहलू से रूबरू कराएं जो महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का यह गहरा और विस्तृत वर्णन पसंद आया होगा। इतिहास को इतनी गहराई से जानने के बाद आपके मन में भी अपने देश के प्रति गर्व और बढ़ गया होगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये कहानी पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहन देता है। हम आगे भी आपके लिए भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। तब तक अपने इतिहास को पढ़ें, उसे समझें और उस पर गर्व करें, क्योंकि हमारा इतिहास महान है। जय हिंद, जय भारत।